गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप अपना एंड अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो दिस इज़ डॉक्टर प्रदीप यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस descriptive statistic, and in this descriptive statistic I'm going to discuss a topic that is the measure of variability. So, as we have already discussed in our previous video lectures, that what is a descriptive statistic? Okay, and we have seen the different methods by which we are just explaining or analyzing the data, whatever the data is available with us. Okay, so what I taught you in that previous videos, that in descriptive statistic we have two terms. The first one is the measure of central tendency, and second is the measure of variability. So we have discussed the measure of central tendency, and we have seen which are the different matrices, or which are the different measurement techniques that we are using to measure the center of that data. Okay, सो हमने देखा कि एक हमारे पास में दो क्लासेस थी, मैंने आपको प्रीवियसली प्रेजेंटेशन में जो डिस्कस किया था, सी एस ए एंड सी एस बी। एंड सी एस ए एंड सी एस बी में मुझे ये फाइंड आउट करना था कि किस क्लास का अच्छा परसेंटेज है और कौन सी क्लास बेहतर है। तो मैंने मीन निकाला था, अगर आपको याद हो। तो उन दो क्लासेस में मैंने क्या किया था, परसेंटेज के बेसिस पे मैंने मीन निकाला था कि क्लास ए का कितना एक एवरेज परसेंटेज है और क्लास बी का कितना है। ओके, तो वहाँ हम पता उस मीन से हम मालूम कर पाए थे कि ये क्लास दूसरी क्लास से बेहतर है, क्योंकि उनका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा अच्छा था। किस बेसिस पे? परसेंटेज के बेसिस पे। बेहतर के कई सारे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, बट अभी मैं जो ले रहा हूँ वो परसेंटेज के बेसिस पे। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, and these are the content: descriptive statistic, measure of variability, range, interquartile range, this is also known as the IQR, variance, standard deviation, learning outcomes, exercise and references. ओके, तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज अ समरी स्टैटिस्टिक दैट क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्स और समराइजेस फीचर्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. It simple summarizes about the sample and the measures. It is useful to summarize our group of data using a combination of tabulated description, graphical description and statistical commentary. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमने देखा है कि हम एक हमारे पास कुछ डेटा सेट अवेलेबल है। ओके, एंड हम उस डेटा सेट में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ आपके पास में कुछ पास्ट जो इंफॉर्मेशन है। ओके, फॉर एन एग्जांपल अभी क्लास का मैंने बताया कि उनके जो परसेंटेज थी उन स्टूडेंट्स के क्लास ए के एंड बी के, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, परसेंटेज हैं आपके पास ऑलरेडी। तो ये पास्ट इन्फॉर्मेशन हुई ना, उनकी जो ग्रेड्स है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। ओके, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इस क्लास का पूरा एक एवरेज परसेंटेज कितना है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, हम उसका जो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है डेटा सेट के जरिए। हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा सेट भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास में क्लास ए एंड क्लास बी दो डेटा सेट के फॉर्म में है। तो हम उससे जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने एनालिसिस किया, तो वहाँ हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस आपका एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस उसका किया जा रहा है।
ओके। तो यहाँ हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर जो एनालिसिस हम करते हैं वो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड दूसरा है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके। तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम क्या किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं उसके सेंटर पे। तो अभी आपने देखा कि सी एस ए एंड सी एस बी दो क्लासेस में बात कर रहा था। तो सी एस ए का एक एवरेज परसेंटेज और जो मीन वैल्यू आई थी उसकी परसेंटेज, जो उसका परसेंटेज की जो मीन वैल्यू आई थी वो आई थी 65। और सी एस बी की कितनी आई थी, रिकॉल कीजिए, वो थी आपकी 60। ठीक। तो यहाँ अभी हम एक सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं किसके अंदर, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का यूज़ करके। जब हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम तीन चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, मीन, मीडियन एंड मोड, अगर आपको याद हो। तो वहाँ मीन एंड मीडियन मोड की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उस डेटा का एक सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट हुआ कि जितनी परसेंटेज थी अलग अलग, वहाँ पे आपको एक सेंटर पॉइंट क्या मिला, 65 मिला। ओके। तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में किस पे फोकस किया जाता है, मीन सेंटर पे। और ये आपको याद हो तो ये जो सेंटर है ये आपका फिक्स नहीं है, ये आपका चेंज हो सकता है सेंटर। ओके। अगर किसी के मार्क्स समझ लीजिए रिवैल्यूएशन के बाद बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो फिर मीन क्या रहेगा आपका, मीन चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके। तो ये तो था मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। बात चल रही है, दिस वाज द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके। देन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, इसका दूसरा नाम है डिस्पर्शन। It measures to describe the amount of variability or spread in a set of data. अभी हमने क्या बोला कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई यहाँ हम चीज चेक कर रहे हैं कि उसका डेटा का सेंटर क्या है, वो कहाँ पे आपका किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है किन चीज़ों पर। लेकिन अब जब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात आती है तो यहाँ हम जो आपका डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है, आपका डेटा कितना स्प्रेडेड आउट है। ओके। तो ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी तो एक अच्छा चीज़ है कि हम सेंटर फोकस कर रहे हैं, बट हमें कभी कभी हमें उस जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है हमें उसको दूसरा जो एक नज़रिया है वो है कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, हमें वो भी तो फाइंड आउट करना चाहिए। ओके। तो यहाँ जो डिस्पर्शन है जो डेटा का, वो फाइंड आउट करने के लिए जो हम कुछ मैट्रिसेस बोल सकते हैं आप, या फिर मेजर्स जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो हम तीन या चार तरह के मेजर्स का यूज़ करते हैं। तो वो क्या फाइंड आउट करेंगे, वो आपका जो वेरिएबिलिटी है अपना, जो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल्स हैं, उनमें कितना, उनमें क्या डिस्टेंस है, वो कितनी पास में हैं या ज़्यादा दूरी पे हैं, वो आपका जो डिस्पर्शन है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग the measure of variability. And we have these four most common measures of centered variability, which are the range, second is the interquartile range, third is the variance, and fourth is the standard deviation. So these are the four most common measure of centered tendency, sorry, measure of variability. Okay. So start करते हैं one by one. First of all, we will discuss this range ना. Okay. What is a range? It is the difference between the largest and the smallest value. Okay. यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन की हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ना, and on the other hand we have 9 which is the largest value. ओके। तो जो रेंज निकाली जाती है वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अभी आपका कितना आएगा, 9 - 2। तो यहाँ से आपकी जो रेंज है वो कितनी निकल के आई आपकी, वो आई 7।
अभी तो देखिए आप ये ना सोचिए कि 2 सबसे आगे आ रहा है और 9 सबसे लास्ट में आ रहा है तो इनका डिफरेंस लेते हैं, नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि लार्जेस्ट वैल्यू, अब चाहे तो ये लार्जेस्ट वैल्यू इस डेटा के बीच में भी हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ 5 अगर यहाँ पे 15 लिखा हो, कितना लिखा हो 15, तब क्या हो जाएगी आपकी रेंज, तब ये 15 माइनस 2, ओके, तो कितना आया आपका 13, तो रेंज कितनी रहेगी आपकी 13 रहेगी। सो रेंज की डेफिनेशन क्या है, रेंज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि अगर जब से ये कोविड जो स्टार्ट हुआ, अगर आपकी रेंज कम है तो ये अपने लिए अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है। अगर आपके मार्च के महीने में जो आपकी रेंज थी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, वो आपका 1 नंबर से स्टार्ट हुई और कहाँ तक बढ़ी, 500 600 या 1000 तक बढ़ी थी, ओके। लेकिन अब क्या रेंज है, अब तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो रही है वो मैक्सिमम जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, अब तो लैक्स में है ना, तो आपकी रेंज कितनी हुई, आपकी रेंज इंक्रीज़ हुई, ओके। तो ये रेंज जो है हमारा वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का एक पार्ट है। नाउ द सेकंड वन इज़ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो interquartile range it is a measure of variability based on dividing a data set into quartiles, okay। Here we have three quartiles, पहला है Q1, दूसरा है Q2 एंड थर्ड है Q3। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये क्वार्टाइल जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो होता क्या है। जनरली हमारे पास जो भी डेटा सेट अवेलेबल रहता है, then in that case first of all we need to find the 25% of that data set। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि उसका 50% 50वां हिस्सा यानी कि 50% उसका कितना रहेगा और 75% कितना रहेगा, ओके। तो हम ये जो Q1 Q2 Q3 है, ये एक तरीके से 25% 25%, Q2 रहेगा आपका 50% एंड Q3 रहेगा आपका 75%, ओके। तो Q1 क्या है, इट इज़ द मिडिल वैल्यू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द रैंक ऑर्डर डेटा सेट एंड Q2 इज़ द मीडियन वैल्यू इन दिस सेट, whereas Q3 is the middle value in the second half of the ranked order data set। तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अब इससे बहुत इजीली समझ में आएगा आपको कि ये आई क्यू आर होता क्या है। देन आई क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 को लेंगे, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल 2 4 5 8 10 11 13 15, these are the values, okay। Now by using these values we need to calculate the IQR, okay। So first of all we need to find the median। तो अभी हमने डिस्कस किया कि Q1 Q2 और Q3, Q1 मतलब 25%, Q3 सॉरी Q2 मतलब 50% और Q3 मतलब 75%। बट तो Q2 जो था वो आपका 50% है, एक तरीके से क्या है, वो मीडियन है, वो बीच की वैल्यू है। तो हमारे इस डेटा सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दी मीडियन। इन दिस डेटा सेट वी हैव इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ आपको मैंने बताया कि अगर आपके ऑड नंबर हैं तो ईजी है आपका कि मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे हम, ओके। अगर यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ इवन नंबर हैं तो आप देख सकते हो कि इवन नंबर में मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, क्या करते थे हम, जो बीच की दो वैल्यूज़ थी उनको उनका एवरेज निकालते थे ना। तो यहाँ देख सकते हैं, सो इन दिस केस मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़, जैसे 2 4 5 8 10 11 13 15 जो हमारा डेटा सेट है, एक यहाँ वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ 8 एंड 10 जो हैं वो सेंटर वैल्यूज़ हैं, ओके। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो आपका Q2 कितना आया, Q2 आपका आया 9, Q2 कितना आ गया आपका, आपका आया 9। चलिए अब अपन निकालते हैं Q1।
Now Q1 is the middle value in the first half of the data set. तो यहाँ Q1 क्या है आपका? Q1 आपका पहला हाफ हो गया जो मीडियन से, यानी कि Q2 तो आपका मीडियन हो गया, तो Q2 से पहला वाला जितना भी डेटा सेट है वो किसका पार्ट हो गया? आपका Q1 का पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे? Q1 फाइंड आउट करेंगे। 25% है ना पूरा ये वाला, तो यहाँ Q1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास पहला पार्ट है उस पहले पार्ट का मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी इवन आपके वैल्यूज़ हैं, आपके इवन नंबर के फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे? फिर दोबारा से आपको एवरेज निकालना पड़ेगा 4 और 5 का। ओके, so as we know that there are even number of data points in the first half, so the middle value is the average value of the sorry, so the middle value is the average value of the two middle values. तो यहाँ पे 4 और 5 ये क्या है? आपकी एवरेज वैल्यू। ओके, तो 4 और 5 को सॉरी 4 + 5 हम जब हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तब आपका क्या आएगा? देन यू विल गेट दिस Q1। तो 4 और 5 को हमें यहाँ कंसिडर करना है कि क्यों? बिकॉज ये आपके इवन जो आपके जो वैल्यूज़ हैं वहाँ इस इवन के फॉर्म में आपका यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है ना, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस 4 और 5। ओके, देन यू विल गेट दिस Q1। तो Q1 फाइंड आउट करने का आपको तरीका समझ में आ गया कि जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ, वो हम चेक करते हैं, क्योंकि मीडियन सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के बाद वी विल कैलकुलेट द Q1, देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द Q3। ओके, अगर यहाँ पे 4 और 5 की जगह एक ही वैल्यू होती, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ 3 होती, 2, 3, 8, इन दैट केस आपका Q1 क्या होता? ऑब्वियसली 3 होता, क्योंकि 3 आपका क्या है? मीडियन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आप आपके जो भी क्वार्टाइल्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे आप। तो अभी आपने क्या निकाला? अभी आपने Q2 निकाला जो कि आपका मीडियन था। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट किया? आपने फाइंड आउट किया Q1। ओके, नाउ थर्ड है हमारा Q3। सो Q3 इज द मिडल वैल्यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डेटा सेट। तो अब इसका जो सेकेंड हाफ वो कितना है? 10, 11, 13, 15, ये इसका सेकेंड हाफ है। तो इस सेकेंड हाफ में भी देखिए आपके पास में इवन की फॉर्म में वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ आप कैसे निकालेंगे मीडियन? 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो सेंटर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे, देन वी विल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। So as we know that there are even numbers of data points in the second half, so the middle value is the average value of the two middle values. So 11 + 13 divided by 2, then you will get 12 as the median. Okay, then अब आपके पास में Q1 आ गया है, आपके पास में Q2 है, and you have Q3. Okay, so फर्स्ट देखते हैं हम Q2 कितना था आपका? Q2 is 9. Okay, Q1 is 4.5 and Q3 is 12. अभी यहाँ दो चीज़ें और आपको मुझे बताना है कि एक्चुअली जब हम IQR का यूज़ करते हैं तो एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब फंक्शन, और इस डिस्क्राइब फंक्शन को हम पांडास जो लाइब्रेरी है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पांडास, वहाँ हम उस डिस्क्राइब फंक्शन को जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकल के आ जाती है किसी भी डेटा सेट की। और उस जो भी डिस्क्राइब फंक्शन का हम यूज़ करेंगे तो वहाँ आपका जो IQR है वो Q1, Q2, Q3 जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपका आता है 25%, 50% और 75% करके। वहाँ दो चीज़ें और एक्स्ट्रा आती हैं। वो दो चीज़ें रहती हैं, एक मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। दोबारा सुनिएगा, जब मैं डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करता हूँ पांडास लाइब्रेरी के अंदर, तो वो आपको किसी भी डेटा सेट का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक
जो आपका एक आपका फेज़ है, वो पूरा डिस्क्राइब करता है डेटा सेट को आपको। वो किस फॉर्म में डिस्क्राइब करेगा? वो आपको बताएगा कि उस जो भी डेटा सेट है उसकी मीन वैल्यू क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एंड उसका आई क्यू आर। आई क्यू आर का मतलब जो भी अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज, यहाँ पे Q1 Q2 Q3, ये तो वैल्यूज़ बताएगा ही वो। साथ में वो दो चीज़ें और बताता है। कौन सी? मिनिमम वैल्यू एंड दी मैक्सिमम वैल्यू। तो आई क्यू आर के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास पांच चीज़ें होती हैं। पहली वैल्यू रहेगी वो रहेगी मिनिमम, उसके बाद आएगा Q1, देन वी विल गेट Q2, देन वी विल गेट Q3, और लास्ट में रहेगा मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ मिनिमम क्या है? यहाँ मिनिमम है 2। यहाँ मिनिमम क्या है आपका? 2। उसके बाद Q1 पता चलेगा आपको, Q1 क्या है आपका? Q1 है 4.5। देन Q2, Q2 कितना है आपका? 9। देन उसके बाद आपका Q3, Q3 कितना है आपका? Q3 है 12। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है इसमें 15। ओके, सो ये आई क्यू आर इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आई क्यू आर। एंड एक्चुअली जब हम इसका विजुअलाइजेशन करते हैं पांडास के अंदर, तो वहाँ एक बॉक्स प्लॉट करके एक हम फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि डेटा को विजुलाइज करता है। ओके, वहाँ आई क्यू आर के फॉर्म में वो डेटा को बताता है, हर एक कॉलम को बताता है कि उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका 25% क्या है, 50% मीडियन क्या है, 75% क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ओके, तो इसको हम आगे जब हम टूल पे उन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, देन आई विल शो यू कि आई क्यू आर किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो this is all about the IQR. Now IQR रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो उसके लिए Q3 माइनस Q1, वी विल डू दिस थिंग ना, we will subtract Q1 from the Q3, then we will get this IQR. Okay, तो IQR Q3 माइनस Q1 करेंगे, then we will get IQR। तो उसमें Q3 कितना था आपका? 12 है। Q1 कितना है? 4.5 है। देन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट आई क्यू आर, दैट इज़ दी 12 माइनस 4.5। तो इस तरीके से आपकी जो आई क्यू आर की रेंज है वो कितनी आएगी? वो रहेगी आपकी 7.5। ओके, तो ये आई क्यू आर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट metrics that we are using in this measure of variability. ओके, तो यहाँ डिस्पर्शन और जो वेरिएशन है वैल्यूज़ के बीच में, उसमें एक रेंज सबसे इम्पोर्टेंट मेजर था। देन दूसरा है आपका आई क्यू आर। ओके, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यूज़ है, हमारे जो डेटा है डेटा सेट के अंदर, वो कितना स्प्रेडेड है, कितनी वैल्यूज़ कितनी पास में है। ओके, और इनके उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये रेंज एंड आई क्यू आर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। So these are the basic steps, and by this we can after this after finding these things we can apply the machine learning algorithms। तो उससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जिससे हमें डेटा सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, एंड ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, बिकॉज मशीन लर्निंग में कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, बट बिफोर अप्लाइंग ऑल दोज एल्गोरिथम्स वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक। हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। ओके, एंड हमें ये रखना पड़ता है कि कौन सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को हमें रखना है, किसको हमें बाहर करना है। So this is all about the range and the interquartile range.
Now, after this, we have another term, that is the variance. Okay, so this we will discuss in another in the next class. Sorry, in the next class we will discuss the variance and the standard deviation. These are the two measures which are left. So in today's lecture, I've discussed the range and the interquartile range. These are the two important measures of variability, and these are the common, and these are the major measures to uh, we we are applying these measures to analysis the data, whatever data is available. So by using these measures, we can do the analysis in a good way. सो ये जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, यहाँ जनरली डेटा आपका कितना स्प्रेडेड है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का यूज़ करते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा से, जो भी मेरा पीछे के वीडियोज़ हैं, आप उनको एक बार देखिए, एंड आप उसको थोड़ा सा पढ़िए। आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जनरली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके, सो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड, ध्यान रखिए, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड, ये तीन मेजर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर हमारे पास रेंज है, IQR है, वेरिएंस है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो आज हमने सीखा कि रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है एंड IQR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, देन IQR में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में Q1, Q2 एंड Q3 कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, Q1 का मतलब है 25% ऑफ द डेटा, Q2 मतलब है 50%, यानी कि मीडियन भी कहा जाता है Q2 को, एंड Q3 है आपका 75%। ओके, इसके अलावा अगर इसमें दो चीज़ें और मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो था कि मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं पांच चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ: मिनिमम, Q1, Q2, Q3 एंड मैक्सिमम। ओके, so this is all about the IQR, and in the coming videos I will show you the variance and the standard deviation, and how we are using these variance and standard deviation in our data set now. So we will discuss the variance and the standard deviation in our coming presentation. That's from my side. Thank you. Thank you very much.